जब जमींदार ने पूरे गांव के सामने एक गरीब किसान को थप्पड़ मारा तो सभी उस पर हंस रहे थे। तब उसके बेटे ने कसम खाई कि एक दिन वो अपने पिता के इस अपमान का बदला जरूर लेगा। अब ये बात सिर्फ कर्जे की नहीं, हमारी इज्जत और आत्मसम्मान की हो गई है। अब चाहे जो हो जाए, मैं अब इस जमींदार के सारे रुपए इसके मुंह पे मारूंगा। चंपकवन के जंगलों में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था हरिपुर, जहां रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उसके पास बस थोड़ी बहुत पुश्तैनी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। है भगवान, इस बार मुझ गरीब पर दया करके समय पर बारिश करा देना, नहीं तो मेरा सब कुछ मुझसे छीन जाएगा। पिछले कुछ सालों से रामू को खेती में बहुत नुकसान हो रहा था। हर साल या तो बेमौसम बारिश, ओले या फिर सूखा। वो खेती में मेहनत तो करता, लेकिन साल के अंत में जब फसल हाथ में आती तो उससे बीज और मजदूरी के पैसे भी नहीं निकलते, जिस वजह से रामू की पत्नी मंजू भी घर खर्च निकलने के लिए गांव में चाय की एक छोटी सी दुकान लगाती थी। शाम को जब रामू घर में बैठा हुआ होता है, तब मंजू रामू से कहती है, ये महीना भी खत्म होने को आया, लेकिन केशव को भेजने के लिए रुपयों का इंतजाम अब भी नहीं हो पाया है। क्या हमारे रिश्तेदारों में भी कोई ऐसा नहीं जो हमारी मदद कर सके? नहीं केशव की माँ, मैंने कईयों से इस बारे में बात की, लेकिन सबने अपनी अपनी परेशानियां बताकर बात को टाल दिया। मुझे तो लगता है अब केशव को शहर से वापस बुला लेना चाहिए। हमसे जितना हो पाया हमने किया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब हम उसे और पढ़ा पाएंगे। नहीं, हरगिज नहीं। मैं नहीं चाहता कि हमारा बेटा भी हमारी तरह गरीबी में जिए। चाहे जो हो जाए, मैं कहीं से भी रुपए लेकर आऊंगा, लेकिन अपने केशव को जरूर पढ़ाऊंगा। मैं जमींदार मोतीलाल के यहाँ जाकर आता हूँ, थोड़ा ज्यादा ब्याज लेगा, लेकिन अब वही एक आखिरी रास्ता है। आप अपनी ये जिद छोड़ क्यों नहीं देते? मैं पहले भी आपसे कई बार कह चुकी हूँ, जमींदार बहुत लालची आदमी है। उसकी नज़र हमारी जमीन पर है। अगर एक बार उससे कर्जा ले लिया तो फिर वो हमारी जमीन हड़प कर ही मानेगा। मंजू अपनी पति रामू को बहुत समझाती है, लेकिन रामू अपने बेटे केशव के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता था। इसलिए मजबूर होकर वह जमींदार से कर्जा लेने का फैसला कर लेता है। कुछ देर बाद रामू जमींदार मोतीलाल के घर पहुंच जाता है, जहां जमींदार घर के बाहर बैठकर अपने सेवक के साथ कुछ बात कर रहा होता है। राम राम जमींदार जी। अरे आओ रामू आओ, बताओ भाई कैसे आना हुआ? जमींदार जी, मुझे 20,000 रुपयों की बहुत अधिक आवश्यकता है। मेरा बेटा केशव शहर के कॉलेज में पढ़ता है और मुझे इस महीने कैसे भी करके उसकी कॉलेज फीस भरनी ही पड़ेगी, नहीं तो कॉलेज वाले उसे कॉलेज से निकाल देंगे। इसीलिए मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। मेरी मदद कीजिए जमींदार जी। अरे रामू, कहाँ तुम बेटे की पढ़ाई लिखाई के चक्कर में पड़े हो? क्यों फालतू में यूं पढ़ाई लिखाई पर पैसा व्यर्थ कर रहे हो? इससे अच्छा तो अपने बेटे को यही बुला लो गांव में। अरे भाई, मैं रख लूंगा उसे काम पर, और वो मेरे यहाँ काम करेगा तो 2 पैसे कमाकर तुम्हारा ही सहारा बनेगा। भला पढ़ लिख कर वो क्या ही करेगा? नहीं जमींदार जी, मैंने ठान लिया है। मैं केशव को अपनी तरह नहीं बल्कि एक बड़ा सरकारी अफसर बनाऊंगा। बस अभी आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए, मैं अगली फसल में आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है रामू, जैसी तुम्हारी मर्जी। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर भाई मेरा हिसाब तो तुम और सब गांव वाले जानते ही हो। मैं 4 गुना ब्याज लूंगा, और तुम्हें अपनी जमीन भी मेरे पास गिरवी रखनी होगी। अगर तुम दिया हुआ पैसा समय के 1 महीना बाद तक नहीं लौटा पाए तो तुम्हारी गिरवी जमीन पर मेरा कब्जा होगा। बोलो, मंजूर हो तो मैं तुम्हें रुपए दूं। मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है जमींदार जी, आप बस मुझे 20,000 रुपए दे दीजिए। रामू जमींदार मोतीलाल की नीयत और लालच साफ साफ देख और समझ पा रहा था, लेकिन वो करता भी क्या। मजबूर होकर वो अपनी जमीन जमींदार के पास गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाता है। रामू ऊंचे ब्याज पर पैसे ले आता है। पैसे मिलने से उसके चेहरे पर थोड़ा सुकून दिखाई दे रहा था। घर आकर अगले ही दिन वो सबसे पहले अपने बेटे केशव को फीस के लिए रुपए भेज देता है। मैट्रिक पास करने के बाद केशव अपनी आगे पढ़ाई के लिए शहर आ गया था। केशव बहुत ही होनहार लड़का था। वह दिन भर कॉलेज में पढ़ाई करता
और शाम को शहर के एक स्टॉल पर फास्ट फूड बनाने का काम किया करता था, जिससे उसके दिन भर का छोटा मोटा खर्चा निकल सके। वह ये अच्छी तरह से समझता था कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने पर भी उसके पिताजी उसे कितनी मुश्किलों से पढ़ा पा रहे थे। दिन बीतते गए और देखते ही देखते साल खत्म होने को आ गया था। साल के बीच में जमींदार कई बार रामू को रुपए लौटाने की बात को लेकर परेशान कर चुका था। है भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। बस कुछ दिन और मुझ पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। इस फसल से जो पैसा आएगा उससे मैं जमींदार का सारा कर्जा चुका दूंगा और केशव के कॉलेज की अगले साल की फीस भी जमा करा पाऊंगा। भगवान, मैंने अपनी पूरी मेहनत की है, बाकी सब तेरे हाथ में है। रामू लहलहाते फसलों के खेत को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। उसे पूरा यकीन था कि इस बार उसके जीवन में सब अच्छा होगा। उसे तो बस उस दिन का इंतजार था जब वो जमींदार के सारे पैसे चुकाकर अपनी जमीन उससे छुड़वाएगा। उसी दिन शाम को जब रामू खेत से वापस घर जा रहा होता है, तब जमींदार मोतीलाल उसे पंचायत के चबूतरे के पास बैठा हुआ मिलता है। वह रामू को टोकते हुए कहता है, क्या हुआ रामू, तुम्हें तारीख याद नहीं रहती है क्या? भाई जब पैसे लेने थे तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सारे पैसे लौटा दूंगा, सूद समेत दे दूंगा। अब क्या हुआ, कहाँ चली गई सारी हेकड़ी? तुम्हें दिया हुआ समय तो कब का खत्म हो चुका है, कर्जा लौटाना है कि नहीं? बस कुछ दिन और रुक जाइए जमींदार जी। इस बार खेत में मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। थोड़े दिनों में कटाई शुरू होने वाली है। उसे बेचकर आपके सारे रुपए और ब्याज लौटा दूंगा। आप बड़े आदमी हैं, इतने दिन तो रुके ही है। कुछ दिन और रुक जाइए मालिक। देखो रामू, तुम्हारी फसल अच्छी हो या चाहे सड़े या सूख जाए, मुझे इससे क्या? मुझे तो किसी भी हाल में मेरा पैसा वापस चाहिए। नहीं तो पैसे निकलवाने के और भी कई तरीके हैं मेरे पास। वैसे भी तुम्हारी पुश्तैनी जमीन के कागजात तो मेरे पास पड़े ही हैं। 1 महीने की ओर मोहलत देता हूं तुम्हें। अगर इस 1 महीने में सारे पैसे ब्याज समेत नहीं चुकाए तो मैं तुम्हारी जमीन को बेचकर कर्जे के रुपए वसूलूंगा। याद रखना मेरी बात। जमींदार की धमकी पर सभी ठहाका लगाकर रामू के ऊपर हंस रहे थे। रामू अपमान का घूंट पीकर वहां से घर की ओर चल देता है। रामू अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी मंजू उसका इंतजार कर रही होती है। क्या हुआ, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? खेत पर सब ठीक तो है ना? आज खेत से लौटते वक्त रास्ते में जमींदार मिल गया था। उसने फिर से सभी गांव वालों के सामने मेरा बहुत अपमान किया, खूब खरी खोटी सुनाई। मैंने आपसे पहले ही कहा था जमींदार अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। इस बार जैसे ही फसल के पैसे आएंगे, आप सबसे पहले इस जमींदार के पैसे वापस लौटा देना। मुझसे रोज रोज आपका ये अपमान देखा नहीं जाता। हाँ केशव की माँ, पैसे आते ही मैं सबसे पहले उसी के पैसे चुकाऊंगा। मैं भी इस कर्जे की वजह से बहुत परेशान हो गया हूँ, लेकिन मैं करता भी क्या? मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। आप परेशान मत होइए, कुछ ही दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। केशव के कॉलेज की छुट्टियां हो गई हैं, कल वो घर आ रहा है। वो आपको अगर मायूस और परेशान देखेगा तो बहुत दुखी होगा। मंजू रामू से केशव के घर आने की बात कहती है, जिससे रामू का उदास चेहरा खुशी में बदल जाता है। अगले दिन केशव सुबह पहली बस से ही गांव आ जाता है। रामू और मंजू अपने बेटे के घर आने से बहुत ही ज्यादा खुश थे। कैसे है मेरा बेटा? कितना दुबला हो गया है, वहाँ कुछ खाता नहीं है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, वहाँ आपकी बहुत याद आती है। आप दोनों कैसे हैं? यहाँ सब कैसा चल रहा है? जमींदार पिताजी को परेशान तो नहीं करता है ना? केशव को जमींदार के व्यवहार और उससे लिए कर्जे के बारे में पता था, और वो जैसे ही रामू और मंजू से इसके बारे में पूछता है तो रामू बात को टालते हुए कहता है, अरे भाई बेटा, इतनी दूर से आया है, उसे कुछ खाने को भी पूछोगी या सिर्फ बातों से ही पेट भरोगी? आज कुछ खाने में साथ साथ कुछ मीठा भी बना देना, इसी बहाने मुझे भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं खाना बनाती हूँ, तब तक आप बाप बेटे बातें कीजिए। आज तो मैं अपने बेटे के लिए उसका मनपसंद खाना बनाऊंगी। बेटा केशव, तू भी थक गया होगा, नहाकर थोड़ी देर आराम कर ले, फिर खाना खाकर हम सब खेत चलेंगे। ठीक है पिताजी। केशव के आने से रामू के घर में थोड़ी खुशियां लौट आई थी।
वो तीनों बहुत देर तक बातें करते हैं और फिर खाना खाकर खेत पर चले जाते हैं। रामू केशव और मंजू को खेत में लहलहाती फसल बड़े उत्साह से दिखा रहा होता है। तभी वहाँ पर आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर की बारिश होने लगती है। है भगवान, दया करो, ये बेमौसम बारिश मेरा जीवन बर्बाद कर देगी। भगवान, मैं रास्ते पर आ जाऊंगा, मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। रामू हताश होकर नीचे जमीन पर बैठ गया था। किस्मत ने उसे फिर धोखा दे दिया था। वह जमीन पर बैठा रोता रहा, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। केशव पास खड़े होकर अपने पिता को लाचार मजबूर होते हुए देख रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। देखते ही देखते सारी फसल बारिश के पानी से गलकर खराब हो गई। रामू के सारे सपने पानी में धुल गए। वो बेबस वहीं बैठकर कई देर तक रोता रहा। केशव और मंजू रामू को खेत से घर ले आते हैं। घर पहुंचकर वह देखते हैं कि जमींदार मोतीलाल गांव के कुछ लोगों को जमा करके उनके घर के बाहर खड़ा हुआ होता है। आओ रामू आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लगता है रो कर आए हो। मेरे पैसों का क्या हुआ? ऐसा तो नहीं कहीं तुम्हारी पैसे लौटाने की नियत ही ना हो? दया कीजिए जमींदार जी, सब खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। बारिश ने सब फसल बर्बाद कर दी। अब मैं आपके पैसे कैसे चुकाऊंगा? मुझे 1 साल की और मोहलत दे दीजिए, अगली फसल में आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। सभी अचानक से चौंक जाते हैं। जमींदार रामू को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, बेवकूफ रामू, बारिश हो गई तो क्या इसमें मेरी गलती है? जब पैसे चुकाने की औकात नहीं है तो लेते ही क्यों हो? तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले उधार में कर्जा लेकर उल्टे सीधे काम करते हो, और जब पैसे लौटाने की बारी आती है तो गरीबी का ढोंग करते हो। मैं कुछ नहीं जानता रामू। इस महीने के अंत तक तुमने अगर कर्जे का थोड़ा बहुत हिस्सा भी नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे खेत को बेच दूंगा और तुम्हारे इस घर पर भी कब्जा कर लूंगा। केशव पास खड़ा अपने मजबूर पिता का अपमान होते हुए देख रहा था। गुस्से से उसका खून खोल रहा था, लेकिन पिता की मजबूरी के आगे वो विवश था। अब बात सिर्फ कर्जे की नहीं रही जमींदार। बाबा पर हाथ उठाकर तूने अच्छा नहीं किया। ये तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। जमींदार काफी देर तक गांव वालों के सामने रामू को जलील करता रहा और फिर जमीन बेच देने की धमकी देकर वहां से चला गया। आज जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ बाबा। जमींदार आपको इतने दिनों से परेशान कर रहा है और आपने मुझे बताया तक नहीं। मैं जानता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं मेरे लिए ही कर रहे हैं, लेकिन बाबा आपको इस तरह तकलीफ देकर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। बस अब बहुत हुआ। मैं अब आपके साथ यहीं रहकर पढ़ाई करूंगा और साथ साथ कुछ काम भी करूंगा, ताकि आप अकेले को पैसों के लिए इतनी तकलीफ ना उठानी पड़े। पर बेटा तू यहाँ करेगा क्या? और अगर तू यहाँ कामकाज में पड़ गया तो तेरी पढ़ाई खराब होगी बेटा। बाबा आप मेरी पढ़ाई की फिक्र मत कीजिए। काम के साथ साथ मैं पढ़ाई भी अच्छे से कर लूँगा। मैं शहर में खाली समय में फास्ट फूड की दुकान पर काम करता हूँ। मुझे खाने की कुछ चीज़ें बनाना आती है। कल से माँ के साथ हमारी चाय की दुकान पर मैं वही बनाकर बेचने की शुरुआत करूँगा। लेकिन बेटा, यहाँ गांव में सब घर का खाना ही खाते हैं। भला शहर का चटपटा खाना गांव में कौन ही खाएगा? बेटा, मुझे नहीं लगता तुम्हारा ये विचार काम करेगा। हाँ माँ, मैं जानता हूँ यहाँ गांव में वैसी चीज़ें कोई नहीं खाता, लेकिन माँ कुछ भी ना करने से तो बेहतर ही है कि मैं कोशिश तो करके देखूँ। वैसे भी मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं, मैं घर पर अकेला क्या करूँगा? बाबा और आप तो काम पर चले जाओगे। ठीक है बेटा, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा ही कर, हम तेरे साथ हैं। केशव रामू और अंजू को कुछ देर समझाने के बाद आखिरकार चाय की दुकान पर फास्ट फूड बनाकर बेचने के लिए बात मनवा ही लेता है। अगले दिन केशव बहुत जल्दी सुबह ही नहा धोकर तैयार होकर कुछ पैसे लेकर खेतों की तरफ चल देता है। वहां पहुंचकर वह गांव के किसानों से बहुत ही कम कीमत में खेत में लगी जरूरत की ताजा और पौष्टिक सब्जियां खरीद लेता है। वहां से केशव सीधा अपनी दुकान पर जाता है। उसने अपनी माँ को पहले ही दुकान के बाहर कुछ टेबल कुर्सी और बैठने का सामान रखने की बोल दिया था। केशव दुकान में पहुंचते ही खाने के लिए फास्ट फूड बनाने लगता है। कुछ ही देर बाद वहां गांव का ही एक आदमी चाय पीने आता है। अरे मंजू बिटिया,
आज केशव को भी अपने साथ दुकान पर बुला लिया। लगता है आज कुछ खास बात है। हाँ देवा काका, केशव छुट्टियों पे घर आया है और उसने इच्छा जताई कि वह भी मेरे साथ दुकान में कुछ सामान बनाएगा, तो आज इसे भी मैं अपने साथ ले आई। बहुत अच्छा किया बिटिया, बहुत अच्छे। लेकिन केशव बेटा, तुमने बनाया क्या है? क्या कोई खाने की चीज है? हाँ बाबा, खाने की चीज़ें ही हैं, जैसे सैंडविच, चाउमीन, पैटीज, बर्गर, पिज़्ज़ा, पाव भाजी, मैगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बाबा। कहो तो आपके लिए खाने को कुछ लगा दूं? अरे नहीं नहीं बेटा केशव, ये शहरी खाना तुम जवान लड़के ही खाओ। भाई मुझे तो बस चाय पिला दो, मेरे लिए तो वही काफी है। लोग रोज की तरह केशव की दुकान पर आ तो रहे थे, लेकिन सभी बस चाय पीकर ही वापस चले जा रहे थे। उनमें से कोई भी फास्ट फूड खाने की मांग नहीं कर रहा था। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन दुकान पर शहर का फास्ट फूड खाने वाला एक ग्राहक तक नहीं आता है। मंजू केशव से कहती है, बेटा केशव, मुझे नहीं लगता इस शहरी खाने का ग्राहक कोई आएगा। हमें अब ये विचार छोड़ देना चाहिए। नहीं माँ, ऐसा मत सोचिए, मुझे पूरा यकीन है कोई ना कोई ग्राहक तो हम बना ही लेंगे। वो दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक छोटी बच्चे और उसके पिता उनकी दुकान पर आ जाते हैं। अरे भाई, दुकान में कुछ खाने को मिलेगा क्या? दरअसल मेरी पत्नी घर का ताला लगाकर कहीं बाहर गई है और बच्ची को तेज भूख लग रही है। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा। कहिए क्या खाएंगे आप? कहो तो पाव भाजी लगा दो। ठीक है भैया, 2 प्लेट पाव भाजी ही लगा दो जल्दी से। जी अभी लगाता हूँ, तब तक आप अच्छे से टेबल पर बैठ जाइए। केशव अपने पहले ग्राहकों को पाव भाजी खाने के लिए देता है। वाह भाई, क्या बढ़िया पाव भाजी है। आज से पहले मैंने इतनी अच्छी पाव भाजी कभी नहीं खाई। ये सच में लाजवाब है। मैं अपने मिलने वाले सभी लोगों को बोलूंगा कि एक बार यहाँ की पाव भाजी जरूर खाएं। अपने पहले ही ग्राहक से इस तरह की सकारात्मक प्रतिक्रिया से मंजू और केशव मन ही मन बड़े खुश हुए। देखते ही देखते ये बात गांव के बहुत सारे लोगों के पास पहुंच गई कि मंजू की दुकान पर खाने की बहुत ही स्वादिष्ट चीजें मिल रही हैं। जैसे जैसे लोग ये बात सुनते, फास्ट फूड खाने के लिए दुकान पर चले आते। लोगों की भीड़ दुकान पर बढ़ती जा रही थी। पहले दिन कुछ ग्राहक आए, फिर उसके अगले दिन उससे थोड़े ज्यादा आए। ऐसे ही भीड़ हर दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही थी। केशव सभी को बड़ी विनम्रता से अपनी दुकान के बने फास्ट फूड खिलाता। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में केशव के पास इतने रुपए तो इकट्ठा हो ही गए थे जिनसे वह जमींदार से लिए कर्जे की आधी रकम चुका सके। अगले दिन सुबह केशव अपने पिता को साथ लेकर जमींदार के घर कर्जे के पैसे लौटाने के लिए जाता है। जमींदार अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा होता है। क्या हुआ रामू, आज अपने बेटे को भी साथ लाए हो? इसे मेरे यहाँ काम पर लगवाने की सिफारिश लेकर आए हो क्या? उसकी नौबत नहीं आएगी जमींदार जी। ये रहे आपके कर्जे के पैसे। ये आधी रकम है और बाकी आधी अगले महीने में पूरी ब्याह समेत आपको मिल जाएगी। तब तक आप मेरे पिताजी की जमीन के कागज वापस देने की तैयारी कर लीजिए। क्या कहा? पैसे ले आए हो? वो भी इतनी जल्दी? तुम्हारी सारी फसल तो बारिश से खराब हो गई थी ना, तो फिर इतनी जल्दी इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? हम पैसे कहीं से भी लाए हो, आपको उससे क्या? आपको आपके पैसे मिल रहे हैं, आपके लिए वही बहुत हैं। भाई रामू, तेवर बड़े तेज है तुम्हारे लड़के के। सही कह रहे हो जमींदार जी, थोड़े तेवर रखने ही पड़ते हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसी ही भाषा समझते हैं। खैर छोड़िए, आप तो बस अगले महीने जमीन के कामजात तैयार रखना। मैं जल्दी ही कर्जे के बाकी पैसे लेकर उन्हें लेने आऊंगा। इतना कहकर केशव और रामू वहाँ से वापस अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद रामू के जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगा और आखिर में जमींदार को बाकी के पैसे चुकाकर रामू ने जमीन भी उससे छुड़वा ली थी।